हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। उसका भी आज ये 3rd पार्ट रहेगा। इससे पहले के 2 पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखा है, उनके ज़रिए आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है मौसम और जलवायु के बारे में, तापमान के बारे में, आपतन के बारे में, वायु दाब क्या होता है इसके बारे में, पवन्स के बारे में। और पवन्स जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं, स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और स्थायी पवनें। तो इन सभी के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। मौसम यानी कि वेदर। मौसम क्या होता है? किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दिशाएं जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और दृश्यता के सम्मिलित रूप को हम मौसम कहते हैं। यानी किसी भी स्थान की जो अल्पकालिक घटनाएं होती हैं, तापमान बढ़ा घटा, वर्षा हुई नहीं हुई, ये सारी जो घटनाएं होती हैं उनको हम मौसम कहते हैं। आपने देखा होगा कि आज तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मौसम तत्काल अवस्था को बताता है, तो उसको हम मौसम कहते हैं। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की बदलती स्थिति को मौसम कहते हैं। क्षण प्रतिक्षण मौसम बदलता रहता है। वायुमंडल में हर समय जो घटनाएं बदलती रहती हैं उसको हम मौसम कहते हैं। जबकि किसी स्थान पर दीर्घकालीन मौसम संबंधी दिशाओं को हम जलवायु कहते हैं। एक स्थान पर जो काफ़ी समय तक मौसम संबंधी दिशाओं का जो औसत होता है उसको हम जलवायु कहते हैं। किसी दिन मौसम आर्द्र और नम हो सकता है, क्योंकि मौसम जो है बदलती परिस्थितियों को दर्शाता है। तो किसी दिन आर्द्र होता है तो किसी दिन नम होता है। किसी दिन मौसम स्वच्छ और हवादार होता है तो किसी दिन बारिश वाला होता है। आर्द्र और जो शुष्क मौसम है हमारे लिए चिड़चिड़ा बना सकता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। जबकि स्वच्छ और हवादार जो मौसम होता है हमें वो काफ़ी आनंददायक लगता है। मौसम प्रतिदिन जो है नाटकीय तरीके से बदलता है। आपने देखा होगा कभी तेज आंधी आने लगेगी, कभी बिल्कुल हवा नहीं चलेगी। आपने देखा थोड़ी देर बाद तेज़ धूप निकलने लगी। कभी आपने देखा कि बारिश होने लगी, बारिश बंद नहीं हुई कि उससे पहले तेज़ धूप निकलने लगी। तो इन सभी परिस्थितियों को हम मौसम कहते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि मौसम क्या होता है। मौसम की एक फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जलवायु यानी कि क्लाइमेट। जलवायु क्या होती है? जलवायु होती है किसी स्थान पर दीर्घकालीन संबंधी दिशाओं का जो मौसमी दीर्घकालीन जो दशाएं होती हैं उनका जो औसत होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। कहाँ कितना जाड़ा पड़ रहा है, लगातार अगर जाड़ा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो लगभग 25 से 30 साल का अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज निकालने के बाद जो परिस्थिति बनेगी उसको हम उस स्थान का जलवायु कहेंगे। जलवायु जो है हमें दीर्घकालीन अवस्था का बोध कराती है। जलवायु में परिवर्तन बहुत ही धीरे धीरे और सूक्ष्म तरीके से होता है। जबकि हमने देखा मौसम में जो परिवर्तन होता है क्षणिक होता है, नाटकीय रूप से बदलता रहता है। लेकिन जलवायु के संबंध में ऐसा नहीं होता है। मौसम जो है, जलवायु जो है, मौसम जल्दी जल्दी बदलता है और जलवायु बहुत लंबे समय अंतराल के बाद बदलती है और बहुत ही धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता है। आई होप कि अब आप जलवायु के बारे में भी समझ गए होंगे। एक जलवायु की तस्वीर मैंने यहाँ दिखाने की
कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तापमान। तापमान क्या होता है? हम प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसेस पाई जाती हैं और वो गैसेस जो हैं पृथ्वी के चारों तरफ होती हैं, तो उनका टेम्परेचर क्या होता है, तापमान बढ़ा हुआ होता है। तो गैसों में जो तापमान बढ़ता है, घटता है, गर्म है या ठंडी है, उसी को हम तापमान कहते हैं। यानी कि वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को हम तापमान कहते हैं। वायु में जो वायु कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसका जो परिणाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। हम देखते हैं कि वायुमंडल का जो ताप है दिन के समय काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और रात के समय काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो तापमान है वो ऋतु के अनुसार भी बदलता है। जाड़ों के समय में जो तापमान होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, दिन में भी और रात के समय भी। और अगर गर्मियों में देखें तो हमारा जो तापमान होता है दिन के समय और रात के समय भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो इस तरह से हम देखें कि तापमान दिन का और रात का अलग अलग होता है। इसी तरह से ऋतुओं के अनुसार जाड़े के मौसम का तापमान अलग होता है और गर्मी के मौसम का तापमान अलग होता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। शीत ऋतु का जो तापमान होता है कम होता है और जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसका तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। कहाँ का तापमान कितना होगा ये डिपेंड करता है आतपन पर। किस पर? आतपन पर। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम आतपन कहते हैं। सूर्य जो प्रकाश, जो ऊष्मा को पृथ्वी की तरफ डालता है और जो ऊष्मा है शाम के तरफ वापस जाती है, लेकिन ये आपतन क्या हो करता है, आतपन उसको रोक लेता है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। हमारी ये पृथ्वी है गोल, यहाँ पर जो है आतपन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा मिलती है। लेकिन जैसे जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे जो आतपन है वो कम होता चला जाएगा और ध्रुवों पर जाकर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसीलिए ध्रुवों पर बड़ी मात्रा में बर्फ़ जमी रहती है। अब आप समझ गए होंगे कि तापमान क्या होता है। यहाँ पर तापमान से संबंधित एक पिक्चर्स मैंने दिखाई है जिसे आप देखकर तापमान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वायुदाब, एयर प्रेशर। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का विशाल आवरण है। ये आवरण हमारी पृथ्वी के ऊपर ही है। यह आवरण हमारी पृथ्वी के ऊपर एक भार लगाता है। इसी भार को हम वायुदाब कहते हैं। हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे, ये वायुमंडल तेजी के साथ नीचे गिरता जाएगा। समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाएंगे वायुदाब जो है घटता चला जाएगा। तो पृथ्वी पर जहाँ समुद्र है वहाँ का वायुदाब सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे ऊंचाई पर हम चलते जाएंगे ये वायुदाब घटता चला जाता है। वायुदाब का क्षेत्र वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यानी वायुदाब कहाँ पर कितना होगा ये डिपेंड करता है उस क्षेत्र के तापमान पर। जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर वायुदाब जो है कम होगा और जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर वायुदाब काफ़ी ज़्यादा होगा। अधिक तापमान वाले
क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है। मैंने बताया अभी, जहाँ पर जो तापमान होता है ज़्यादा तो वहाँ पर जो है वायु दाब होता है कम, क्योंकि जो वायु होती है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और एक निम्न दाब का क्षेत्र बनाती है, जिसके कारण वहाँ का जो दाब होता है निम्न होता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम से जोड़ा जाता है। अगर जहाँ पर निम्न वायु दाब होता है वहाँ बादल आकाश जो है नम बना रहता है और वर्षा जैसी संभावनाएं होती हैं। कम तापमान वाले क्षेत्रों से वायु जो ठंडी होती है फलस्वरूप भारी होती है। जो गर्म स्थान की अपेक्षा जो स्थान ठंडे होते हैं वहाँ पर जो वायु होती है वो भारी होती है और भारी वायु जो होती है निम्नजत होकर एक उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। भी देखा कि जहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर जो वायु दाब होता है सबसे कम होता है। तो हवा भी गति उसी तरह से करती है। जहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, तो हवा जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। चलिए अब आपको वायुदाब जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम पवनों के बारे में पढ़ लेते हैं। पवन क्या होती हैं? जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति करती है। जिस क्षेत्र में उच्च वायुदाब होता है वहाँ से हवा क्या करती है, निम्न वायुदाब की क्षेत्र की ओर गति करती है। पवनों को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक होती हैं स्थानीय पवनें, जिन्हें हम व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी स्थानीय पवनें भी कहते हैं। यह वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें वे पवनें होती हैं जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा को क्या करती है, बदलती रहती हैं। मौसम के अनुसार वो अपनी दिशा को बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में चलने वाली मानसूनी पवनें जो होती हैं वो मौसमी पवनों का उदाहरण है। अगला पॉइंट है स्थानीय पवनें। यह पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी समय विशेष समय में चलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत में चलने वाली जो लू होती है उसे हम स्थानीय पवन कहते हैं। उदाहरण के लिए और भी देख सकते हैं, जैसे समुद्री पवन और जो है स्थल पवन जो होती हैं वो इसी प्रकार की पवनें होती हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन आपको याद ही होंगी, जिसे हम लू कहते हैं। तो यहाँ पर आप स्थल समीर और समुद्री समीर को देख सकते हैं। ये फिगर को आप देखिए, ये दिन का समय है और सूर्य निकला हुआ है, जिसके कारण इस वाले एरिया का जो है तापमान क्या हो गया, हाई हो गया। हाई होने के बाद यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। तो समुद्र की ओर से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो इस ओर गति करती हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं ठंडी पवनें या फिर समुद्री समीर कहते हैं। वहीं इसके विपरीत रात के समय हम यहाँ पर देखें तो रात के समय जो होता है स्थल जो है ठंडा हो जाता है और अब जो स्थल वाली हवाएं हैं वो क्या करती हैं, समुद्र की ओर चलती हैं। इसकी अपेक्षा जो समुद्र होता है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, इसीलिए हम इनको स्थलीय पवनें कहते हैं या स्थलीय समीर कहते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे पवन्स क्या होती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिया गया है पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं के बारे में। तो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये वाली जो रेखा है ये क्या है, भूमध्य रेखा है। आपको पता ही है कि भूमध्य वाली जो क्षेत्र होता है उसमें सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। सर्वाधिक गर्मी पड़ने के कारण ये वाला जो क्षेत्र है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पर क्या करती हैं, हवाएं उत्तरी गोलार्ध की तरफ से भी भूमध्य की तरफ आती हैं और दक्षिणी गोलार्ध से भी भूमध्य की तरफ आती हैं और यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। इस स्थिति को डोलड्रम कहा जाता है। अब यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हुई चलती हैं और जो
उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये पवनें क्या करती हैं, नीचे की तरफ उतरती हैं और यहाँ से फिर से ये इधर की तरफ चलती हैं और इस तरह से ये पवनें गति करती रहती हैं। इसी तरह से ये जो है दक्षिण गोलार्ध में भी स्थिति बनती है। अब उसके बाद ये पवनें यहाँ नीचे की तरफ उतर आती हैं और यहाँ से अब जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है वो अधो ध्रुवीय क्षेत्र पर बनता है। अब यहाँ नीचे उतरकर ये पवनें इधर वाली तरफ गति करने लगती हैं, निम्न दाब क्षेत्र की तरफ। और इसी तरह से जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर भी जलवायु ठंडी होती है और वहाँ पर जो है उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है और वहाँ से पवनें जो हैं अधो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर गति करती हैं और इसके कारण यहाँ पर जो पवनें हैं वो इस तरह से गति करती हैं और इस तरह से गति करती रहती हैं और इस तरह से इस वाले क्षेत्र में, तो इस तरह से पवनें क्या करती हैं, गति करती रहती हैं। लगता है मुझे अब आप यहाँ पर से ये पॉइंट्स को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। जब जल पृथ्वी तथा विभिन्न जलाशयों से वाष्पीकृत होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। हमने देखा है कि बड़े बड़े तालाब, झील, नदियों का जो पानी होता है वाष्पीकृत होता रहता है तो यह जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। वायु में जितनी भी जो जल वाष्प होती है किसी भी समय उसको हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उस दिन को हम आर्द्र दिन कहते हैं। ह्यूमिडिटी जिस दिन मौसम में ज़्यादा होती है, पसीना हमें वो जिस दिन ज़्यादा मात्रा में आता है, कपड़े देर से सूखते हैं, तो उस दिन हम कहते हैं कि आज हमारा जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा आर्द्र है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प करने की जो क्षमता है बढ़ती जाती है। तापमान जितना ज़्यादा होता है तो मौसम उतना ही ज़्यादा गर्म होता है और जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया और ज़्यादा होती है तो वायुमंडल में जल वाष्प और ज़्यादा मात्रा में आती चली जाती है और इस प्रकार यह मौसम दिन जो होता है और अधिक आर्द्र हो जाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वातावरण में पहले से ही बड़ी मात्रा में जल वाष्प या जल होता है जिसके कारण कपड़े आसानी से नहीं सूख पाते और हमारा जो शरीर है काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है और वो ज़्यादा तेज़ गति से नहीं सूख पाता, जिसके एवं में हम बहुत ही ज़्यादा असहज महसूस करते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर आप इस चित्र में जल वाष्प की बूंदों को जमते हुए देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स भी अब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को और देखते हैं, यानी अभी आर्द्रता में कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे जल वाष्प जब ऊपर उठती है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाती है और जल वाष्प संघनित होकर क्या कर लेती है, जल की बूंदों का रूप धारण कर लेती है। जब ये जल की बूंदें जो होती हैं छोटी छोटी बूंदों में जल वाष्प कन्वर्ट हो जाती है तो यह बादल का रूप धारण कर लेती है। यानी कि आकाश में जो हम देखते हैं सफ़ेद सफ़ेद बादल से, तो वो क्या होती हैं, जल वाष्प ही होती है। जल वाष्प फिर बाद में जब वो ठंडी हो जाती है तो छोटी छोटी बूंदों का रूप धारण कर लेती है। जब जल की ये बूंदें भारी हो जाती हैं और वायु में तैर नहीं सकती तो ये क्या करती हैं, पृथ्वी पर वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि वर्षा कैसे होती है। आपने आकाश में उड़ते हुए हवाई जेट के पीछे एक सफ़ेद पद चिन्ह देखा ही होगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है हवाई जेट के इंजन से निकलने वाली जो नम गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, संगठित होकर इकट्ठी हो जाती हैं। क्योंकि जब वहाँ जहाँ वायुयान उड़ता है वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में हवा होती है। वायु के गतिमान न होने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक हमें एक पथ के रूप में दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी देर बाद 2 से 10 सेकंड के बाद आप देखेंगे तो ये पथ पूरी तरह से गायब हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्द्रता।
चलिए तो और हम आगे देख लेते हैं। आर्द्रता से संबंधित कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। वर्षा पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। यानी हमने अभी देखा पिछली स्लाइड में कि जब जो वाष्पित जल है वाष्प बनकर ऊपर पहुंच जाता है बादलों में, तो वो ठंडा होने लगता है। जब वो ठंडा होता है तो धीरे धीरे बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो बूंदें ज़्यादा देर तक हवा में नहीं तैर सकती तो क्या होता है, वर्षण के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगता है, और इसी प्रक्रिया को हम वर्षा कहते हैं। हमारी पृथ्वी का जो भूमि जल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। पौधे जो हैं जल संरक्षण में हमारी मदद करते हैं। जब पहाड़ी क्षेत्रों से पेड़ काट दिए जाते हैं तो वर्षा अनावृत पहाड़ों से नीचे आता है। जो वर्षा का जल है क्या होता है, पहाड़ों पर इस तरह से बहुत सारे पेड़ होते हैं तो वो क्या करता है, इस तरह से पानी नीचे आता है और बहुत बड़े क्षेत्र को काट देता है, मिट्टी को काटता है, जिससे उपजाऊ मिट्टी बह जाती है और पानी जो है बहता हुआ नदियों में पहुंच जाता है, जिसके कारण भूमि जल ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ पाता। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, भूमि जल का संरक्षण करने में भी हमारी मदद करते हैं। और जो पानी बह जाता है ज़्यादा मात्रा में तो वो क्या होता है, निचले स्थानों पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण निचले स्थानों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। क्रिया विधि के आधार पर वर्षा को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 संवहनीय वर्षा, नंबर 2 पर्वतीय वर्षा, नंबर 3 चक्रवातीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा क्या होती है, यानी कि जो जल वाष्प बादलों के रूप में ऊपर पहुंच जाती है तो जल की बूंदों को वो वहन नहीं कर पाती, यानी बूंदें थोड़ी धीरे धीरे बजनीली होती जाती हैं, बड़ी होती जाती हैं, तो अब जो बादल हैं उन्हें ग्रहण नहीं कर पाते, यानी कि सहन नहीं कर पाते, और उसके कारण जो वर्षा होती है उसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। इस फिगर में आप संवहनीय वर्षा को देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा ऐसी वर्षा होती है जहाँ पर्वत बादलों के सामने आ जाते हैं, जिसके कारण जो वर्षा होती है उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं बादल इधर से जा रहे हैं, लेकिन आगे से क्या आ गया, पर्वत आ गया, और ये बादल क्या हो गए, इनकी गति रुक गई, जिसके कारण ये जो वर्षा हो रही है इसको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। आगे आता है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा क्या होती है, इधर से गर्म वायु और इधर से ठंडी वायु जहाँ पर आपस में आकर मिल जाती हैं, तब जो वर्षा होती है उसको हम चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। इस फिगर में आप चक्रवातीय वर्षा को देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास में जितनी भी बातें, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकॉन को भी प्रेस